गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 के बारे में। और मैं हूं अमर चोपड़ा। तो आइए शुरू करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, जो काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा है और अभी सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है। तो जानने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बिल अभी काफ़ी चल रहा है क्योंकि अभी सरकार ने इसे लोकसभा में ले आई है इसे पास कराने के लिए। और ये एक्चुअल में अभी ऑर्डिनेंस बन चुका है क्योंकि राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो आइए पहला पॉइंट देखते हैं कि इसका एम क्या है, इस बिल का लाने का मतलब क्या है। देखिए, ये बिल जो मेजर कंडीशंस या एम है इसको जो लाने का, वो है चेंजेस लाना कोऑपरेटिव बैंक्स में। कोऑपरेटिव बैंक्स में जो उनका प्रोसेस है और उन्हें स्ट्रीमलाइन आना। अभी तक कोऑपरेटिव बैंक्स थोड़े अलग थलग थे, उन पे सरकारों का ध्यान नहीं था, आरबीआई के कंट्रोल में वो थे नहीं। जैसे कॉरपोरेट बैंक्स होते हैं, बाकी बैंक जैसे हमारा एसबीआई हो गया या पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इस तरीके के जो बैंक्स हैं ये सब आरबीआई के नियमों के हिसाब से काम करते हैं। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स पे ऐसे कोई नियम लागू नहीं होते, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अलग थलग थे, इनमें काफ़ी घोटाले या काफ़ी प्रॉब्लम्स थी जिनका पता ही नहीं चल पा रहा था क्योंकि ये छुपा देते थे। तो इस बार जो बैंकिंग रेगुलेशन बिल 2020 आया है, जो कि एक अमेंडमेंट है, ये याद रखिएगा, अमेंडमेंट मतलब ये एक परिवर्तन किया जा रहा है एक बिल में। जो कोई पुराना बिल कभी था जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, उसमें चेंजेस लाए हैं। ये नया बिल नहीं है, ये एक अमेंडमेंट है 2020 में। तो इसका मेजर यही है कि कोऑपरेटिव बैंक्स में चेंजेस लाए जाएं, उनके सिस्टम को ठीक किया जाए, उनमें जो प्रॉब्लम आ रही है उन्हें दूर किया जाए। प्लस उन्हें रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस के हिसाब से उनके अंडर लाया जाए ताकि वो उसी से फंक्शनिंग करें। दूसरी बात, अगर कभी इनका मर्जर होता है तो उस टाइम एक दिक्कत आती है मोरेटोरियम की। अब ये मोरेटोरियम जो वर्ड है इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि इस टॉपिक के साथ वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। मोरेटोरियम मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जब काम कर रही है और उसकी फंक्शनिंग या एक्टिविटी या प्रोसेस जो चल रहा है उसे रोक देना, उसे मोरेटोरियम कहते हैं। अब बैंकों में ये लागू कैसे होता है, आपने देखा होगा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। येस बैंक अभी थोड़े दिन पहले काफ़ी फ्रॉड सामने आए, उसे रोका गया और उसकी फंक्शनिंग भी रोक दी गई, लोगों का पैसा फंस गया, आरबीआई ने उसे टेक ओवर कर लिया। तो उस टाइम उस पर मोरेटोरियम लगाया गया। मोरेटोरियम मतलब उसकी जितनी भी एक्टिविटी थी। अब बैंक की क्या क्या एक्टिविटी होती है भाई, बैंक का काम यही होता है, पैसा लेन देन, लोन, यही सब तो काम होता है बैंकों का। उस पर पाबंदी लगा देना, इसे कहते हैं मोरेटोरियम। जब तक उसके अंदर अंदर चेंजेस लाए जा रहे हैं, उस पर पाबंदी लगा देना। लोगों का पैसा फंस गया था उसमें, लोग पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, 50,000 से ज़्यादा। अब आरबीआई ये गाइडलाइंस लेके आएगी कि कभी भी किसी बैंक का मर्जर होता है, कोई भी उसमें दिक्कतें आती हैं या सरकार उस प्रॉब्लम को ठीक करती है, तो उसमें मोरेटोरियम नहीं लगाया जाएगा, उस पर कोई भी रोक नहीं लगाई जाएगी। लोगों का लेन देन, ट्रांजैक्शन जो भी है सब चलता रहेगा। जो भी इंटरनल चेंजेस आ रहे हैं वो अंदर ही अंदर ठीक किए जाएंगे, लोगों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका बस यही मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट अब आप देखिए, जिसको हम अच्छे से समझाएंगे। स्ट्रेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की पावर पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये बैंक्स, नॉर्मल बैंक्स जो हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स, इनसे बहुत अलग होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की मदद के लिए बनाए गए थे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होती हैं, इन्हें इसलिए बनाया गया था ताकि ये लोगों की मदद कर पाएँ, किसानों की मदद कर पाएँ, अलग अलग स्कीम लागू करा पाएँ। इन बैंकों का रोल मुनाफा कमाना है ही नहीं, ये सिर्फ लोगों की डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए थे। तो जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई तो भाई पैसा तो चाहिए, तो उसके लिए ये बैंकों का भी निर्माण किया गया। अब जब कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक रजिस्टर होता है, इन्हें रजिस्टर कराना पड़ता है स्टेट के नियमों के अंतर्गत। तो ये रजिस्ट्रार इन्हें रजिस्टर करता है। तो जब भी ये रजिस्टर होते हैं तो इनको सुपरविजन और ये जो भी इनके नियम हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या उनका ध्यान रखना, रजिस्ट्रार इनका ध्यान रखता है इन चीज़ों का। तो उसकी जो पावर होती है इन बैंकों पे, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस बिल के आने से। चलिए अब आगे जानते हैं। अब आप थर्ड पॉइंट देखिए। थर्ड पॉइंट में मेन जो लिखा है, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर को पैसा जुटा पाएंगे, रेज कर पाएंगे मनी। अब देखिए, नॉर्मल बैंक्स जो हैं, आपने सुना होगा कि आज एसबीआई का शेयर ऊपर चढ़ गया, येस बैंक का शेयर नीचे गिर गया, या कुछ हो गया या कुछ हो गया। तो बैंक्स को पैसा चाहिए होता है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी मतलब भाई पैसा। बैंकों के पास ऐसा तो नहीं है कि बहुत पैसा पड़ा है और सबको दे दिया, भाई पैसा तो चाहिए ना।
अगर वो किसी को दे रहा है, किसी से ले रहा है, कहीं उसने लोन दे दिया और किसी को पैसा चाहिए तो उसे पैसा तो देना पड़ेगा। तो इसके लिए लिक्विडिटी मतलब हाथ में पैसा होना चाहिए। तो बैंकों के पास भी पैसे की कमी हो जाती है, तो उसके लिए ये क्या करते हैं, ये बॉन्ड जारी करते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में अपना शेयर डालते हैं ताकि लोग इसमें पैसा लगाएं और उनके पास लिक्विड अमाउंट आ जाए। अब बॉन्ड जारी करने का क्या मतलब रहा, मैं बहुत आहिस्ता से समझाता हूँ छोटे से पॉइंट में। बॉन्ड जारी मतलब ये कि एक पेपर जारी कर देते हैं जिसमें आपने जितना पैसा लगाना है इनके बॉन्ड में आपने लगाया, एक पेपर जारी कर दिया, हाँ भाई फलाना फलाना ने इतना पैसा इतने साल के लिए हमारे लिए लगा दिया, और ये अपने नाम से आपके नाम से ये पेपर जारी करके आपको दे देंगे। अब वो 10 साल के लिए पैसा इनका हो गया और आपके पास पेपर है, 10 साल बाद आप उन्हें वो पेपर वापस करेंगे और जो ब्याज होगा उसके साथ वो आपको पैसा वापस दे देंगे। इसे कहते हैं हम बॉन्ड। तो इस तरीके से वो पैसा जनरेट करते थे। कोऑपरेटिव बैंक्स अभी तक ये काम नहीं कर सकते थे, पर अब आरबीआई उन्हें मदद करेगा, उन्हें एडवांसमेंट देगा कि वो भी ये काम कर पाएँ, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स में बहुत ज़्यादा पैसे की दिक्कत है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, बहुत ही आराम से। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। भाई अब ये चेंजेस जो आ रहे हैं वो किस नियम में आ रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए हमें। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, अमेंडमेंट हो रहा है, ये सेक्शन 45 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 45 में चेंजेस लिए जा रहे हैं ताकि पब्लिक हित में, ताकि लोगों को दिक्कतें ना सामना करना पड़े। जो भी बैकग्राउंड रहा है, जो प्रॉब्लम्स अभी तक आई, उन्हें देखते हुए ये नियम, इसमें बदलाव लाया जा रहा है। अब आइए फिफ्थ पॉइंट पे। भाई अभी जून में जो हमारी कैबिनेट है उसने 1482 अर्बन और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को ऑलरेडी आरबीआई के अंतर्गत ला दिया है। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है, उस टाइम ये काफ़ी चर्चा में उतना नहीं आया था, पर 1482 एंड 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ऑलरेडी सरकार के आरबीआई के सुपरविजन में आ चुके हैं। अब ये जो दिक्कतें हैं ये आ क्यों रही हैं? कुछ दिनों पहले की बात है, 2019 में पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में फ्रॉड सामने आया था। आपने सुना भी होगा, टीवी पे काफ़ी चर्चा हुई थी। इसमें लोगों का बहुत पैसा फंस गया। अभी भी वो पैसा नहीं मिला लोगों का, लोग अभी भी दिल्ली में चक्कर काट रहे हैं, धरना कर रहे हैं, पर वो पैसा नहीं मिल पाया, उनके पैसे फंस चुके हैं। तो ये भी एक कोऑपरेटिव बैंक था। इसमें हुआ क्या था एक्चुअली में, 4,355 करोड़ का इस कोऑपरेटिव बैंक ने लोन दिया था हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को, जो कि दिवालिया हो गई। अब इसका मतलब ये है कि वो जो पैसा था वो डूब गया। अब इनसे उन्हें कोई उम्मीद नहीं, ना उस पर प्रॉफिट की, ना वो पैसा रिकवरी की। पर ये उस लॉस को दिखा ही नहीं रहे थे, ये इनकी। तो जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि जो बैंकिंग रेगुलेशन बिल है 2020 का, ये एक अमेंडमेंट है। तो ये एक्चुअल में बिल कौन सा था भाई, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना है आपको। जो बिल था बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का था, ये 2020 में इसमें अमेंडमेंट हो रहा है बस। अभी तक जो बैंक थे वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के मुताबिक ही कार्य करते थे। अब जो मैंने आपको बताया कि कोऑपरेटिव बैंक्स कॉरपोरेट बैंक्स या बाकी बैंकों से अलग कैसे हैं, क्योंकि इन पे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लागू ही नहीं होता था। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965, ये देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 के अंदर या नियमों में आते थे। कोऑपरेटिव बैंक्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर आते ही नहीं थे, पर 2020 से ये आएंगे। नॉर्मल बैंक्स की तरह ही इन्हें भी फंक्शनिंग करनी पड़ेगी। हालांकि जब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 में बना था तो आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं था, मतलब कोऑपरेटिव बैंक्स में आरबीआई कुछ भी नहीं करेगा, कोई मतलब नहीं था। पर फिर इसे ध्यान दिया गया और इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में 1966 में एक अमेंडमेंट लाया गया छोटा सा, ताकि कोई भी फाइनेंशियल थोड़ा बहुत मैटर में आरबीआई ध्यान दे। तो उस टाइम आरबीआई का थोड़ा बहुत रोल, जो कि अभी भी बहुत कम है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो अभी तक जो ये बैंक थे मेजॉरिटी में आरबीआई प्लस नेबार्ड के मुताबिक ही काम करते थे। कुछ फाइनेंशियल डिसीजन या कुछ फाइनेंशियल सुपरविजन जो थे आरबीआई लेता था, बाकी मैनेजमेंट या बाकी प्रोसीजर नेबार्ड के हिसाब से भी किया जाता था। अब ये जब बिल आ जाएगा तो हमने कुछ पॉइंट्स तो जाने, बाकी इन बैंक्स के मैनेजमेंट में फ़र्क क्या पड़ेगा, क्योंकि अभी तक तो आपको पता चला कि ये बैंक जो होते हैं ये इनका एक बोर्ड होता है, ये कोई भी अलग से नहीं होते, एंटिटी नहीं है, ये अंदर ही रजिस्टर होते हैं, रजिस्ट्रार रजिस्टर करता है। तो आखिर इसमें अंदर में क्या चेंजेस आएंगे? तो देखो भाई, हर बैंक का एक सीईओ होता है। अभी तक क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक्स थे, स्टेट के अंदर आते थे, तो कोई भी फाइनेंशियली पावरफुल प्लस इन्फ्लुएंशियल पर्सन जो था, जो जुगाड़ थे जिसके इजी लैंग्वेज में समझने के लिए, वो सीईओ बन जाते थे। पर जो जैसे नॉर्मल बैंक्स होते हैं
उनमें कोई भी सीईओ, कोई भी ऐसे आदमी आके नहीं बन सकता, उसे ऑथराइज्ड करता है आरबीआई। अगर मुझे किसी बैंक का सीईओ बनना है, कोई बैंक का बोर्ड या कमेटी बोलती है हम इस पर्सन को चुनते हैं सीईओ बनाने के लिए, तो वो भेजेंगे आरबीआई को दस्तावेज, आरबीआई डिसाइड करेगा कि भाई वो बनेगा कि नहीं। अगर आरबीआई अप्रूव कर देता है, ऑथराइज कर देता है, तभी वो सीईओ घोषित होता है। वही नियम अब लागू हो जाएंगे कोऑपरेटिव बैंक्स में भी। और इनकी मैनेजमेंट जो थी उसमें भी बहुत सारे लोग फाइनेंशियली प्लस इन्फ्लुएंशियल आ जाते थे, बैठ जाते थे और घोटाले होते थे इनमें। वो भी अब से बंद। अब से मैनेजमेंट में भी जो भी पर्सन आएगा उसके जो कंप्लायंस है आरबीआई का, जो भी नियम है उन्हीं के मुताबिक उनको जो फॉलो करेंगे, जो उन मापदंडों पे खरे उतरते हैं, वही लोग इनके मैनेजमेंट में आ सकते हैं, ऐसे कोई भी नहीं आ सकता। अब सबसे बड़ी बात ये ऑडिट जो होता था अभी, जब जैसे एसबीआई का ऑडिट होता है तो वो पूरा का पूरा आरबीआई के नियमों के तहत होता है। कुछ भी दिक्कतें या घोटाले या कुछ भी हैं दिक्कतें तो सामने आ जाती हैं। पर कोऑपरेटिव बैंक्स तो आरबीआई के अंडर आते ही नहीं थे, तो इनके जो ऑडिट था ये खुद करते थे। उसमें जो भी चीज़ें या जो भी गड़बड़ियाँ ये करते थे इनके मैनेजमेंट के कुछ लोग या जो भी, वो ये छुपा दिया करते थे, तो वो कभी सामने ही नहीं आता था। जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक ने किया, उसने अपने लोन जो डूब गए वो दिखाया ही नहीं कभी, तो किसी को पता भी नहीं चला। पर अब आरबीआई इनका ऑडिट का सुपरविजन करेगी, जिससे ये चीज़ें दिक्कतें दूर हो जाएंगी, प्लस काफ़ी चीज़ें आने वाले सालों में सामने भी आएंगी। अब देखिए, ये तो हो गए डाटा। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं कि भाई ये जो बिल अभी आया ये क्यों आया, आखिर ये जो बिल बना था 1949 का और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 में आते थे, तो कुछ तो रीज़न होगा कि ये 2020 में उसे अमेंड किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको बाकी चीज़ों से या बाकी को जो नॉलेज है उससे थोड़ा अलग करते हैं, क्योंकि आपके पास ये पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स कैसे हैं आइए देखते हैं। जो हमने बताया कि 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उसमें से 277 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो बहुत ही वीक कंडीशन में हैं। 105 कोऑपरेटिव बैंक्स आर अनेबल टू मीट मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब हुआ? 105 बैंकों के पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो मिनिमम कंडीशन को भी रिक्वायर कर सकें। ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब स्थिति में है ये बैंक्स। 47 बैंक ऐसे हैं जो नेगेटिव में आ चुके हैं, जिनकी कीमत नेगेटिव जा चुकी है, वो डूब रहे हैं। और 328 अर्बन बैंक्स ऐसे हैं जो 15% जिनके एनपीए रेशियो हैं। अब एनपीए रेशियो क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए मतलब वो एसेट या वो पैसा इनके केस में जो वेस्ट हो चुका, जो कोई जिससे उनको कोई उम्मीद नहीं है। मैंने अगर आपको 1000 रुपये दिए और आप या तो लेके भाग गए या डूब गया वो पैसा या कुछ भी हो गया, अब मुझे ना तो आपसे ये उम्मीद है कि वो मुझे 1000 रुपये वापस आएगा, प्लस जो मुझे उस पर ब्याज मिलने वाला था मुझे उसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। उसे कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि आप देख सकते हैं 328 बैंक्स का 15% है। नॉर्मल कंडीशंस में अगर 3% भी एनपीए होता है तो वो बहुत ज़्यादा माना जाता है, इनका तो 15% है भाई। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ, कि ये जो बिल आ रहा है इसमें किस पे असर नहीं पड़ेगा। तो देखो भाई, क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी पे असर नहीं पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, कोऑपरेटिव बैंक्स पे नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो सोसाइटी को ही फंड या हेल्प करने के लिए बैंक्स बनाए गए थे, पर कई सोसाइटीज़ ऐसी हैं जो खुद ही लेन देन कर लेती हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को पैसा चाहिए या फार्मर्स को चाहिए होता है तो वो दे देती हैं। ये बैंक्स नहीं है, ये सोसाइटीज़ हैं, उन पे ये नियम नहीं लागू होगा। कोई भी वो सोसाइटी या क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि अपने कार्य प्रणाली में, जो भी अपनी फंक्शनिंग में बैंक, बैंकर या बैंकिंग जैसा कोई भी नाम या यूज़ नहीं करते, इन टर्मिनोलॉजी, इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते बिल्कुल भी कहीं भी अपने फाइनेंशियल तरीके से, उन पे ये लागू नहीं होगा। जो कि चेक्स का भी लेन देन नहीं करते, वो इस नियम से बच जाएंगे। तो यही था, हमने दोस्तों जाना इस बारे में कि ये बैंकिंग रेगुलेशन बिल है क्या, और काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो बिल्कुल मुझे बताएं, ज़रूर बताएं। और कुछ भी आपको लगता है कि इसमें ऐड करने की ज़रूरत थी तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन पे जाएं और लिख दें, मैं उसे बिल्कुल पढ़ूंगा और अगले वीडियो में इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो देखा, और मिलते हैं अगले वीडियो में।